ये आ गया आपका सेक्शन थर्ड पे। देखो मेरा ब्रैकेट है सबके पास, मैं आपको लिख रहा हूं, देखिए इसमें सेक्शन ये रहा आपके सामने। सेक्शन थ्री, देखिए जनरल एक्सप्रेशन क्या कहता है ये। एवरी ऑफेंस, एवरी penal provision and every illustration of every such definition penal provision shall be understood subject to the exceptions contained subject to the general exceptions। हाँ जी, बस आप समझिए इस बात की क्या है। देखिए जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शंस कहां से हैं, 14 to 44, सेक्शन 14 से 44 तक है। तो सेक्शन 14 से 44 तक के जो प्रोविजंस हैं जनरल एक्सेप्शंस के, ये उनकी एप्लीकेशन की बात करता है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। ये कहते हैं कि जो 14 to 44 का जो ग्रुप है, उस वो जो प्रावधान है वो आईपीसी के सभी डेफिनेशंस पर, सभी पीनल प्रोविजंस पर और सभी इलस्ट्रेशन पर अप्लाई होंगे। उनको रिपीट नहीं किया जाएगा हर सेक्शन में। जैसे मान लीजिए सेक्शन 303 में क्या डिफाइंड है बताओ, थेफ्ट डिफाइंड है। तो थेफ्ट को ऐसे पढ़ा जाएगा, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस 14 to 44, धारा 14 से 44 तक के प्रावधानों के अधीन रख के उसको पढ़ा जाएगा। इट मींस यदि कोई 7 ईयर से छोटा बच्चा है, 7 साल का छोटा बच्चा है, तो उसके कार्य को चोरी नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि कोई सारी डेफिनेशंस, सभी पनिशमेंट वाले प्रोविजंस और सभी इलस्ट्रेशंस, उन सब को कैसे समझा जाएगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस contained in the chapter of general exceptions, though those exceptions are not repeated in such a definition, penal provision or illustration। Without repetition, अदरवाइज क्या होगा, हर सेक्शन के साथ, हर सेक्शन के साथ सभी के सभी जनरल एक्सेप्शंस को फिर लिखना पड़ जाएगा। तो उस रिपीटिशन से बचने के लिए इन्होंने सेक्शन थर्ड बीएनएस की सब क्लॉज 1 में ये प्रावधान कर दिया। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। जैसे ये है द सेक्शंस इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशंस ऑफ द ऑफेंस, ऐसे सभी सेक्शंस जहां पे डेफिनेशन दी है, जैसे 303 में डेफिनेशन हो गई थेफ्ट की। डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। अब उन सभी डेफिनेशंस में जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन है, उन सब में ये नहीं लिखा जाएगा कि चाइल्ड अंडर 7 years कैन नॉट कमिट सच चेंज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को जनरल एक्सेप्शंस में मेंशन कर दिया। बोलिए, हो जाएगा? अब इन इलस्ट्रेशन को खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं इसमें बस अभी। अब मैं देख लेता हूँ क्लॉज 2 पे क्या है। थर्ड की क्लॉज, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड in any part in this संहिता is used in every part of संहिता in conformity with the explanation। वही बात है, कुछ खास है नहीं। देखिए, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी शब्द की हो, अगर वो यूज किया गया, यू इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ संहिता इज इन कंफर्मिटी विद दिस एक्सप्लेनेशन। मीन्स एक बार जहां उस जैसे एक शब्द है, अ, जो डेफिनेशन में ही मान लीजिए कि रीजनेबल, ये वॉलेंटरली हमने पढ़ा था, है ना, वॉलेंटरली, उसको हमने सेक्शन 1 में डिफाइन किया, सेक्शन 2 में। अब वॉलेंटरली का मीनिंग एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के प्रत्येक भाग में सेम रहेगा। इट मींस जो डेफिनेशंस हैं वो इस सब सेक्शन के द्वारा, दो डेफिनेशंस आर मेड एप्लीकेबल ऑन एंटायर बीएनएस। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, केवल जानना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये क्या है, ये लीजिए। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट, अगर कोई संपत्ति किसके कब्जे में है, अब उसके स्पाउस में, यानी कि पति या पत्नी के उसमें, या क्लर्क या सर्वेंट में, तो इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता।
ये माना जाएगा कि वह प्रॉपर्टी उसी के उसके कब्जे में भी है। इट मीन्स इफ आई गेव माई मोबाइल टू माई क्लर्क, इफ आई गेव माई मोबाइल टू माई सर्वेंट और माई वाइफ, तो ये किसके पोजेशन में माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे पोजेशन से बाहर हो गया। इवन इन दैट सिचुएशन इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी इन माई पोजेशन। दिस इज व्हाट सेक्शन 3। और ये हो गया ये थर्ड। 4 पे आ जाइए। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स also extend to illegal omissions। जहां कहीं पर वर्ड लिखा है एक्ट्स, तो एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन एज वेल। इन्होंने थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ कर दिया, क्योंकि एक्ट को उन्होंने डिफाइन भी किया था टू 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 क्लॉज 1 में। देखो सेक्शन, जरा बेरेक्ट देखो अपना, बेरेक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 1 में इन्होंने डिफाइन किया एक्ट को भी, तो वहीं पर लिख देना चाहिए था एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन एज वेल। देयर इज नो डिफरेंस इसमें। कर लेंगे आप लोग। इससे अतिरिक्त मैं कुछ लिखवा देता हूँ भाई, वो देख लीजिए बस आप, है ना, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बहुत ज्यादा करा दिया मैंने, इतना कर लोगे काम चल जाएगा आपका। जितने कराने के बाद में जिन सेक्शंस के मार्जिनल नोट्स को वो रट लेना चाहिए साथ साथ, उतना काम जरूर कर लेना। 148 एंड 147, 147 148 की हेडिंग रट लीजिए बस आप। 156 देखो एक बार वो, सेक्शन 156 क्या है जरा देखना ना। पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। बस जब लोक सेवक ही उस अपराधी को, प्रिजनर ऑफ स्टेट को भगाने में हेल्प करे। कौन सा सेक्शन है बस, बाकी सबको छोड़ दीजिए। 170 में देख लीजिए, 170 में क्या है, ब्राइबरी। 206 एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग्स। कोर्ट के सम्मन्स को अवॉइड करते हैं तो कौन से सेक्शन में ऑफेंस कर रहे हैं? 206। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट 208। 209 इनकी मार्जिनल नोट से काम चलाएंगे आप। 212 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। 214 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज टू क्वेश्चन। 215 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। पब्लिक सर्वेंट कहता है कि भाई क्वेश्चन का जवाब दो, आप मना करते हो तो कौन से सेक्शन में ये अपराध हो जाएगा? 214। अगर उससे कहते साइन करो यहाँ पर, आप मना करते हो 215 में अपराध कर रहे हैं आप। तो ये बहुत, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें केवल डेफिनेशन जाननी है आपने बस। और ये आपको तब पता चलेगा जब मैं पूछूंगा आपसे, तो कहेंगे सर हमने याद नहीं करा, तब अंदाजा लगेगा आपको। 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस। 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ये सब हेडिंग और मार्जिनल नोट्स कर लीजिए बस, बाकी सब पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। जय हिंद। तो ये जो सेक्शन 34 है, ये है आपका, देखिए, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for that act in same manner as if it were done by him alone। इसको निपटा देता हूँ, चलो छोड़ो। ये कहता है कि देखो इस लाइन को पढ़ो अच्छे तरीके से। when a criminal act is done by several persons, किनके द्वारा? सेवरल पर्संस का मतलब क्या होता है? ये वैसे पहले मैंने बहुत चीजें पढ़ा रखा है और उसके केस लॉस के साथ अवेलेबल है सब ये देखिए, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, सेवरल पर्संस का मतलब है मिनिमम 2। जब किसी क्रिमिनल एक्ट को कम से कम 2 लोग करें, और कैसे करें? इन दी फर्दरेंस, इसको देखो, इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये 2 शब्द हैं यहाँ पर बस जो सबसे ज्यादा समझाए जाते हैं यहाँ पर। ये एक शब्द है कॉमन इंटेंशन, इसको आपको समझना चाहिए विस विस सिमिलर इंटेंशन से। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, देखिए इंटेंशन सिमिलर भी हो सकती है, कॉमन हो सकती है। जैसे कि आप जितने सब लोग आज कोचिंग क्लास ले रहे हैं, आप सबकी सिमिलर इंटेंशन है। कैसी है? सिमिलर इंटेंशन है टू टेक द क्लास ऑफ विजेत सर और बीएनएस। आप सभी चाहते हैं बीएनएस पढ़ाएं सर और आप क्लास लें, लेकिन आपकी इंटेंशन कॉमन नहीं है क्योंकि आपने शेयरिंग नहीं की है आपस में। यदि आप आपस में बात करते कि आओ चलो सब मिल करके सर की क्लास लेते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती? कॉमन इंटेंशन हो जाती।
उसे कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन, मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। कार्य करने से पहले, क्रिमिनल एक्ट करने से पहले आप उस इंटेंशन को शेयर कर रहे थे। एक व्यक्ति को ये है, इसको ये व्यक्ति मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है, तो सब अपनी अपनी गोलियां मारते हैं इसको। तो एवरीवन इज टारगेटिंग दिस विक्टिम, बट दे हैव नॉट शेयर्ड ईच अदर्स इंटेंशन, दे आर एक्टिंग एट देयर ओन। तो दे हैव सिमिलर इंटेंशन बट नॉट इन द कॉमन इंटेंशन। तो सिमिलर इंटेंशन का मीनिंग समझ में आया आपको? सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन, बोलिए हाँ है ना? सिमिलर इंटेंशन का और कॉमन इंटेंशन का मीनिंग समझ में आया? एक है, दूसरा शब्द क्या है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब इसको समझिए, इन फर्दरेंस का मतलब क्या हुआ? कॉमन इंटेंशन को अग्रसरित करते हुए। यहां पर शब्द क्या दिया हुआ है? इन फर्दरेंस। इन फर्दरेंस का मतलब होता है अग्रसरित करते हुए, सामान्य आशय को अग्रसरित करते हुए। क्या मतलब हुआ? आपकी इंटेंशन थी, वरुण सोनालिका की इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी टू टू कमिट रॉबरी, कि हम लूट करेंगे। तो ये तो हो गई इनकी कॉमन इंटेंशन। अब जब ये लूट करने के लिए गए, कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस किया, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, तो इनको उन्हें मारना पड़ा, मर्डर करना पड़ा। तो जो मर्डर किया वो कैसे किया? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ रॉबरी। रॉबरी की कॉमन इंटेंशन को अग्रसरित करते हुए किया, उसको उस कॉमन इंटेंशन को अचीव करते हुए किया। तो मर्डर का जो अपराध हुआ है वो रॉबरी के अपराध को पूरा करने के लिए हुआ। तो ये जो पूरा फ्रेज है, अब मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फ्रेज है, देखिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, बोलिए हाँ है ना? बताइए, ये पूरी लाइन समझ में आई? तो क्या किया जा रहा है? एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय सेवरल पर्संस किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑल किया जा रहा है। तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ईच ऑफ सच पर्संस, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इन चारों व्यक्तियों में से इन चारों ने किसी एक व्यक्ति के, एक ने हाथ पकड़े, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़े, और एक ने उसका गला काटा। सब लोग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्य अलग अलग करा और वो मर गया। तो मान लीजिए ए व्यक्ति ने केवल हाथ पकड़े थे, तो अब ऐसा माना जाएगा, भले ही उसने हाथ पकड़े थे, लेकिन जैसे माना जाएगा कि लास्ट लाइन पढ़िए, एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे उसने मर्डर का अपराध, ऑफेंस अकेले किया हो। तो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हो गई, ये जॉइंट लायबिलिटी हो गई उसकी, कि उसने केवल हाथ पकड़े थे, पैर पकड़ा था, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो अपराध उसने अकेले किया हो। ये है कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट। इसमें एक केस है बरिंदर कुमार घोष, मैं लिखवा देता हूं ऐसे ही, ऐसा मिशन से पढ़ लेना भी है। बरिंदर कुमार घोष, उसमें वो लोग लूट करने के लिए गए और एक व्यक्ति बाहर खड़ा हो गया गार्ड करने के लिए, कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन लूट करने के लिए गए और हो गया अंदर मर्डर। तो वो जो व्यक्ति पकड़ा गया, जो बाहर वाला है, तो उसने कहा सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैंने नहीं मारा, मैं तो केवल बाहर खड़ा था। तो कोर्ट ने कहा कि जो लोग बाहर खड़े होते हैं वो भी कार्य कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन, आप पर इस लाइन की वजह से। क्यों? कितने लोग थे? सेवरल पर्सन थे। क्या किया? क्रिमिनल एक्ट किया। कैसे किया? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल किया। तो फिर परिणाम क्या होगा? ऐसे माना जाएगा एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे लूट मर्डर वो सब आपने अकेले किया हो, ऐसा समझा जाएगा। तो एक केस है बरिंदर कुमार घोष का,
एक केस है मोहम्मद शाह वर्सेस एम्परर। मोहम्मद शाह वर्सेस एम्परर के केस में जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया आपको, सिमिलर इंटेंशन क्या और कॉमन इंटेंशन, इन दोनों का डिफरेंस को समझाया गया है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि कॉमन इंटेंशन में होता है मीटिंग ऑफ माइंड होता है, सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है, हम सबकी एक जैसी राय है। जैसे आप सबकी इंटेंशन क्या है, क्लास लेना है, लेकिन कॉमन नहीं है। लेकिन आप में से अगर दो लोग आपस में फोन करके कि आज भाई क्लास टाइम से पहुंच जाना, सर की क्लास लेते हैं दोनों, तो फिर आपकी हो गई वो कॉमन इंटेंशन। इस डिफरेंस को उन्होंने समझाया था मोहम्मद शाह वर्सेस एम्परर के केस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब कर लेंगे, ये डन हो गया बस ये। तो सेक्शन थर्ड में बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।